स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का एएसआई के सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सीरीज में। और ये हमारा तीसरा प्रीवियस ईयर का पेपर है। चलिए पहले प्रश्न में सीधा हम आते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, अब आपको पता है कि 2021 में यूपीएसआई के साथ इसका पेपर हुआ था। पेपर कब हुआ था? 2021 में। तो 2020 में जो आपको अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरित हुआ है, ये मेरा तीसरा सेट है आज का। और मैं आप सभी भाइयों को कहूं, एक चीज बहुत ईमानदारी से देखो कि हर सेट में द्रोणाचार्य या अर्जुन आया ही आया है। शायद इस सेट में भी आगे कहीं ना कहीं श्योर द्रोणाचार्य पुरस्कार या अर्जुन हो सकता है मिल ही जाए, क्योंकि हर सेट में आया है। ठीक, अब एक चीज देखिए, 21 का पेपर था, 20 का पुरस्कार पूछा है इसने। पूछा क्या? अभी तक द्रोणाचार्य पुरस्कार आया है, अब की बार जो खिलाड़ियों को मिलने वाला पुरस्कार अर्जुन पूछा है। वर्ष 2020 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन जीता था? ठीक, कौन जीता था? सौरभ गांगुली उस समय क्रिकेटर नहीं थे, सचिन तेंदुलकर नहीं, ईशांत शर्मा जीते थे। बेटा कौन जीते थे? ईशांत शर्मा जीते थे। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार उस खेल के कोच को दिया जाता है, मास्टर को दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में बेटा 15 लाख की राशि दी जाती है, 15 लाख की राशि दी जाती है, एक पदक दिया जाता है और एक कांसे का अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है। कांसे की प्रतिमा दी जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कांसे की प्रतिमा दी जाती है। ये क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार। यहाँ पे ऑप्शन, अब आपको क्या करना है, हम चल रहे हैं 2024 में, तो 24 और 23 में हमको देख लेना है द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट, लेकिन ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न क्या होगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तुम कई बार जब तेल लेने जाते हो तो लिखा रहता है एचपी पेट्रोलियम, इंडियन आयल लिखा रहता है। ठीक, इंडियन आयल, रिलायंस जियो पेट्रोलियम। उसी प्रकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी पेट्रोलियम है, जो एक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उस कंपनी का नाम जो एक महारत्न कंपनी है, का मुख्यालय तुमसे पूछा है। इस कंपनी का मुख्यालय, ऐसे जनरल किसी कंपनी का मुख्यालय नहीं पूछता बेटा। अब ये क्या है कि ये एक महारत्न, नवरत्न, आपने पढ़ा होगा नवरत्न कंपनियां या महारत्न कंपनियां। इन दोनों कंपनियों में नवरत्न या महारत्न में आपसे पूछेगा कि इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है, मुंबई में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है कि बेंगलुरु में? तो बेटा एचपी पेट्रोलियम का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यू इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो बेटा न्यू इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत सीडब्ल्यू लीडर बीटर ने, मोहन राय, एनी बेसेंट, केशव चंद्र सेन में से एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था बेटा? एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, IEEE 1394 पोर्ट को डॉट भी कहा जाता है। पहली बात तो जनरली बच्चों को ये समझ नहीं आएगा। सही, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। सर ये है क्या IEEE 1394 पोर्ट क्या है? आप कई बार देखते होंगे डेटा ट्रांसफर की पोर्ट होती है, कुछ में MB में स्पीड होती है, कुछ में GB में, कुछ MB, कुछ 500 MB, 80 MB, 10 MB, जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड होती है। उसी प्रकार IEEE 1394 को फायरवायर कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है? फायरवायर कहा जाता है, जिसकी स्पीड 800 MB, 600 MB, 1600 MB या 3200 MB पर सेकेंड होती। क्या होती है? 3200 MB तक होती है। अगला प्रश्न हमारा है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियान ग्रह है? कल मैंने तुमसे बताया था कि बेटा ग्रहों की संख्या 8 होती है। आगे के जो 4 ग्रह होते हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, और पीछे के जो 4 ग्रह होते हैं वो जोवियान ग्रह कहलाते हैं। तो इस ऑप्शन में कौन सा पीछे का ग्रह है? वरुण, बुध, शुक्र या पृथ्वी? एक ही ग्रह पीछे का है बेटा, वरुण। और यहाँ पे उत्तर तुम्हारा हो जाएगा वरुण एक जोवियान ग्रह है। क्या है? वरुण एक जोवियान ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? बच्चे को पता है, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट का संपादन किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट का संपादन किया गया था। क्वेश्चन करेगा कब किया गया था, तब तुम बताओगे 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को इसका क्या किया गया था? संपादन किया गया था। किसका संपादन किया गया था? एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई।
बेटा इसका संपादन किया गया था 29 जनवरी 1780 में। कब किया गया था? 29 जनवरी 1780 में इसका संपादन अंग्रेजी भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? अंग्रेजी भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना मेला मनाया जाता है? सरधना बेटा एक तहसील है मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। और यहीं पे मेला मनाया जाता है, सरधना मेला मनाया जाता है। कहाँ पे? मेरठ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया और प्रशांत के लिए प्रमुख संकेतक रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? एशिया और प्रशांत के लिए एशियाई विकास बैंक। कौन करता है? एशियाई विकास बैंक करता है, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिलीपींस के मनीला में स्थित है। किसका मुख्यालय? एशियाई विकास बैंक का। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में क्या स्थित है? अंतरराष्ट्रीय IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रति बूंद अधिक फसल निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है? प्रति बूंद अधिक फसल निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है? प्रधानमंत्री किस सिंचाई योजना का, परंपरागत किस विकास का, राष्ट्रीय किस योजना का, किसोन्नत का? तो प्रधानमंत्री किस सिंचाई योजना का उद्देश्य बेटा क्या है? प्रति बूंद अधिक फसल किसका है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का योगदान हो जाएगा बेटा। इसे शुरू किया गया था 2015 में। कब शुरू किया गया? 2015 में। इसमें बेटा व्यवस्था पूछता है कि कौन सा सरकार कितना पैसा देती है। तो इसमें केंद्र सरकार 75% पैसा देगी और 25% पैसा कौन लगाएगा? राज्य लगाएगी। तो 75-25 के अनुपात में होता है। लेकिन अगर ये पहाड़ी राज्य है बेटा, पहाड़ी राज्य है, तो पहाड़ी राज्य में 90% किसका है? केंद्र का है, और 10% किसका है? राज्य का अनुपात हो जाता है। ये सामान्य राज्य की बात कर रहा है, ये पहाड़ी राज्य की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना 2015 से बेटा शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, मार्च 2021 के समय निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश महिला पावर लाइन 1090 की प्रमुख थी? नीरा रावत। 1090 की प्रमुख कौन थी? नीरा रावत थी। अब आपको पता है 1090 महिलाओं के एक पावर रूम में लाइन नंबर है, आपको पहचान करता है, आप इस नंबर पे फोन करके शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। इस पे 1090 पे। इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा? इसकी शुरुआत हुई थी 15 नवंबर सन 2012 में। कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2012 में। और किसके समय में? अखिलेश यादव के समय में प्रारंभ हुई थी। और इसकी प्रमुख कौन थी? किसमें? नीरा रावत थी। ये महिलाओं द्वारा संचालित पूरी एक व्यवस्था होती है। इसमें महिला पुलिस कर्मियों द्वारा संचालित की जाती है महिला पावर लाइन 1090। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक किस शहर में स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या नई दिल्ली में? तो बेटा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 21 अक्टूबर 2018 को इसका स्थापना किया गया। 21 अक्टूबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। अभी तक ये जो है 15 फीट ऊंची, 15 फीट ऊंची तथा 300 फीट लंबी एक ग्रेनाइट की पत्थर की स्लेट है, ठीक है, जिसपे 34,844 शहीद पुलिस वालों के नाम लिखे हैं। 34,844 शहीद पुलिस वालों के नाम इस पे लिखे हैं, जिसमें CRPF, CISF, सामान्य पुलिस, जो सेंट्रल पुलिस की फोर्सें होती हैं, जो इसमें शहीद हुए 34,844 पुलिसकर्मी, इनके नाम किस पे लिखे हैं? राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में। कहाँ पे स्थित है ये? नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अधिकतम मूल्य वर्ग का नोट कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी नोट जो जारी किया था बेटा 10,000 रुपए की। भारत में एक समय था कि 10,000 रुपए की नोट भारत में चला करती थी। अगर हम 10,000 रुपए की नोट के इतिहास की बात करें तो 1938 से लेके आजादी के पहले 1938 से लेके 1946 तक यह नोट चली, फिर इसको बंद कर दिया गया। इसके क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। लेकिन दोबारा जब भारत चीन युद्ध के बाद 1965 या
1954 या 55 में, 1954 या 54 से ही इसको फिर शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 54 से, और ले आके इसको बंद किया गया 1978 तक इसका निर्गमन किया गया। तो सबसे बड़ी नोट कौन सी थी बेटा? 10,000 रुपए। कहां से छापी जाती थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कब बंद की गई? 1978 में। यह भी क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण की 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। अगला प्रश्न क्या है? फेसबुक मूल का एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप सबको पता है कि फेसबुक अमेरिका का है और इसके मालिक कौन? मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। ये अमेरिकी है, इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और इसके मालिक हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है पांड्यों के अधीन, ये दक्षिण भारत में इतिहास का प्रश्न है, पांड्यों के अधीन मदुरै में आयोजित प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? बेटा पांड्यों के अधीन 3 संगम का आयोजन हुआ था। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। तो प्रथम और द्वितीय में ऋषि अगस्त क्या थे? ऋषि अगस्त ही बेटा अध्यक्ष थे। ऋषि अगस्त ही क्या थे बेटा? अध्यक्ष थे प्रथम संगम के और द्वितीय संगम के। यहाँ पे कौन सा पूछा है? प्रथम संगम पूछा है। लेकिन जो तीसरे के अध्यक्ष थे वो कौन थे? नक्कीरर थे। कौन थे बेटा? नक्कीरर तीसरे संगम के अध्यक्ष थे। किसके संगम के? तीसरे संगम के। जो पहला संगम था वो मदुरै में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था पहला संगम। दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। कपाटपुरम में हुआ था। और तीसरा संगम फिर कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था बेटा। कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी, ऋषि अगस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में प्रत्येक वर्ष किसकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब है ये जयंती? 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को। अगला है महानंदा नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बेटा ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है और गंगा की सहायक या अंतिम हिमालयी नदी है, जो हिमालय से निकल के आती है। किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है। किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अब ये प्रश्न तो शायद एक छोटे से बच्चे को पता है, अरुणाचल प्रदेश। और इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? किबिथु सबसे पूर्वी स्थान भारत का कौन सा हो जाएगा? किबिथु हो जाएगा। और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। विंडोज द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देखते होंगे विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3, अभी वर्तमान में विंडोज 11 कार्यरत है। ठीक है, विंडोज 11 तक काम चल रहा है। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का है। माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? विंडोज कहते हैं। विंडोज 1, विंडोज 3, विंडोज 5, विंडोज 11 अभी क्या है? लेटेस्ट रनिंग में है। विंडोज 12 2025 तक आने की संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पादों को निःशुल्क करने वाला पहला देश था? नॉर्वे, कनाडा, फ्रांस या स्कॉटलैंड? तो बेटा स्कॉटलैंड एक ऐसा देश था जो सभी महिलाओं को सैनिटरी उत्पादों को निःशुल्क करने वाला देश बना। लेकिन भारत का एक राज्य था ओडिशा बेटा। ओडिशा ने क्या किया था? 6 से 12 कक्षा 6 से 12 तक की सभी लड़कियों के लिए एक योजना लाई थी, खुशी। कौन सा योजना लाया था बेटा? खुशी योजना लाया था। और इस खुशी योजना के तहत 6 से 12 तक की बालिकाओं को फ्री सैनिटरी पैड देने की योजना चली थी। कौन सी? किस सरकार ने लाया था? ओडिशा सरकार ने लाया था। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस स्थान पे स्थित है? जर्मनी में, रूस में, भारत में या स्विट्जरलैंड में? तो बेटा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है यूरोप के स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के लुसाने नामक स्थान पे स्थित है। लुसाने नामक स्थान पे क्या है? ये स्थित हो जाएगी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जून 1894 को। 28 जून 1894 को इसकी क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों को
पूर्वी नदियों का अर्थ सतलुज, रावी और ब्यास था। अब यहाँ पे बेटा हुआ क्या, कुछ बनाई गई पूर्वी और कुछ 3 बनाई गई पश्चिमी। तो सतलुज, रावी और व्यास आपको पढ़ाया था, हर में प्लस आया था। यहाँ पे सिंधु, झेलम, चिनाब। अब ये बनाएगी पश्चिमी, जिनका 80% पानी कौन लेगा, पाकिस्तान। ये बनाई गई पूर्वी, जिनका 80% पानी कौन लेगा, भारत। इसका 20% पानी कौन लेगा, भारत। और इसका 20% पानी कौन लेगा, पाकिस्तान। यही समझौता था। यहाँ तुमको क्या भर देना है, ब्यास भर देना है कि पूर्व में कौन मानी जाती है, सतलुज, रावी और ब्यास पूर्वी मानी गई थी, सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिमी मानी गई थी। ठीक, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया की मुद्रा कौन सी है। अब उत्तर कोरिया की येन, रुपया, वान या रियाल। तो बेटा उत्तर कोरिया की मुद्रा हो जाएगी वान। क्या हो जाएगी, वान उत्तर कोरिया की हो जाएगी, येन जापान की हो जाएगी, रुपया इंडोनेशिया की हो जाएगी और रियाल सऊदी अरब की हो जाएगी। रियाल सऊदी अरब की हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है हमारा भैया, अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए। ये ब्याज प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है, मैं प्रत्येक सेट में कुछ इसका, एक इसका सेट और एक मुद्रा का, एक राजधानी का, प्रत्येक सेट में याद आ रहा है। इसलिए कह रहा हूं देखो एग्जाम आने के समय राजधानी मुद्रा रखने का काम मत करना, अभी करना शुरू कर दो। ठीक है ना। जो बच्चे घर पे हैं, लखनऊ नहीं जा पाए हैं आंदोलन में, यार अपने हक की लड़ाई है, मांगना कोई बुरी बात नहीं। पेपर आउट हुआ था, सबको पता है। और हम लोग जिस स्तर पे जहां जो खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो, इसका विरोध करे कि नहीं सर आउट हुआ था। क्योंकि आज अगर मेरे गार्जियन चुप होंगे तो कल सबके यहाँ समस्या हर घर पे आएगी। आज उस राज्य में आग लगेगी तो कल हमारे राज्य में भी आग लगेगी, इसकी चिंता जो लेकिन घर पे है। 99.99% या मैं कह दूं 100% मान के चलना पेपर रद्द होगा, जो उसकी स्थिति है 100% रद्द होगा। आप पेशेंस बना के बैठे रहे बस। लेकिन जो लोग घर पे हैं, जो लोग नहीं जा पाए आंदोलन में, वो अपनी पढ़ाई भी करते रहे। एग्जाम आने के बाद आपको स्ट्रक्चर पता लग चुका है, अब की पेपर थोड़ा हार्ड जरूर रहेगा, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहे। और ये एएसआई का पेपर देख लो, इसलिए कुछ चीजें पढ़ते रहो। अब ये कह रहा है कि पावर लिफ्टिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन जीता। तो अब बताओ कौन जीता था पावर लिफ्टिंग के लिए, विजय भालचंद्र मुनीश्वर। अब ये 20 का पूछ रहा है क्योंकि पेपर 21 में हुआ था, अब तुम्हारा पेपर 24 में होना होगा, 23-22 देख लेना तुम उठा के। ठीक है, विजय भालचंद्र मुनीश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बेटा, अगला प्रश्न, मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल है। मेकांग एक नदी है जो चीन से निकलती है, चीन से निकलती है और 6 देशों में बहने वाली नदी है एशिया की। गंगा को आपको पता है, गंगा भारत की नदी है। इन दोनों के सहयोग में कुल कितने देश शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट है मेकांग गंगा प्रोजेक्ट, 6 देश शामिल हैं, जिसमें पहला देश भारत हो जाएगा। पहला देश कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। मेकांग चीन में बहती है लेकिन चीन इस सहयोग में शामिल नहीं है। मेकांग 6 देशों में बहती है, 5 उसके जो देश हो जाएंगे, जैसे म्यांमार, म्यांमार के बाद लाओस, लाओस के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम, वियतनाम और वियतनाम के बाद थाईलैंड। ये जो 5 देश है बेटा, ये टोटल कितने देश हो गए, 6 हो गए, जिसमें 5 मामला मेकांग वाला हो गया और 1 हो गया गंगा वाला। ये मेकांग गंगा सहयोग योजना में क्या है, शामिल हो जाएंगे। अगला बेटा है कोपेनहेगन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। कोपेनहेगन में आपको लगभग 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूं कि कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। ठीक, डेनमार्क आपका पहला ऑप्शन है, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। तो यार कोपेनहेगन है डेनमार्क में। अब तुम कहोगे सर जी हंसी क्यों आ गई। अगर आपको मैंने क्लास में पढ़ाया होगा कि क्या है पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है, भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय कहाँ पे है, कोपेनहेगन में है। कहाँ पे है, विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर, विश्व पुरातत्व कोपेनहेगन में है। और कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क में है। कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क में है। अब फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, हेलेंसिकी हो जाएगी, नॉर्वे की ऑस्लो हो जाएगी और न्यूजीलैंड की वेलिंगटन हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई की स्थापना किस कंपनी के साझेदारी में हुई थी। टाटा IISK,
एल एन टी के, रिलायंस इंडस्ट्री के, अशोक लेलैंड के। तो बेटा टाटा आईआईएस के साथ इसकी साझेदारी हुई थी। ये साझेदारी हुई कब थी? 11 सितंबर को। डेट क्या थी? 2019। क्या डेट थी? 11 सितंबर 2019। और केंद्रीय कौशल विकास उद्यमता मंत्री थे महेंद्र नाथ पांडे। कौन मंत्री थे? महेंद्र नाथ पांडे ने इसको क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। किसके साथ? टाटा आईआईएस के साथ इस पे हस्ताक्षर हुआ था बेटा। कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट डाट के बराबर होता है। एक टीबी पूछ रहा है, टीबी किसके बराबर होता है? एक टीबी बराबर 1024 जीबी होता है बेटा, जीबी। तो यहां पे तुम किसको टिक कर दोगे? जीबी को। अब जो आप अपने मोबाइल फोन में जो यूज करते हैं टेराबाइट, जीबी, एमबी, अब उसमें सबसे जो छोटी इकाई होती है बेटा, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। सबसे छोटी इकाई बिट। कई बार क्वेश्चन रही, बिट से बड़ी इकाई निबल, निबल से बड़ी इकाई बाइट। बिट, निबल, बाइट, 3 सबसे छोटी इकाई क्रम से हो गई ना। 3 सबसे छोटी इकाई क्रम से हो गई। कौन कौन सी? बिट, निबल और बाइट। इसके बाद चौथी कौन सी हो जाएगी? केबी। केबी तुम सुने ही होगे, ठीक। केबी के बाद कौन सी हो जाएगी? एमबी। एमबी के बाद कौन सी हो जाएगी? जीबी। जीबी के बाद कौन सी हो जाएगी? टीबी। और टीबी के बाद कौन सी हो जाएगी? पीबी। अब पीबी सबसे बड़ी इकाई है पेराबाइट। पेराबाइट सबसे बड़ी इकाई है और ये सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। ये कौन सी सबसे बड़ी इकाई है? पीबी सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी, ठीक। तो पीबी बेटा हमारी सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? 1 गीगाबाइट, 1 जीबी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यार गाजीपुर, बलिया, व्यक्तिगत नहीं समझना, बात को समझो। धोबिया दिया है, भवाई दिया है, घूमर दिया है, कालबेलिया दिया है। ये और ये तीनों राजस्थान का है। यूपी का सिर्फ एक है धोबिया। तो अपने आप तुम गाजीपुर का पूछे चाहे बलिया का पूछे, बनारस का पूछे, तुम्हें क्या टिक कर देना? धोबिया टिक करके आगे बढ़ जाना था। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, किस रोग के लिए पहला टीका विकसित किया गया था? किस रोग के लिए पहला टीका विकसित किया गया था? चेचक के लिए, डिप्थीरिया के लिए, टेटनस के लिए, रेबीज के लिए। चेचक के लिए। किसके लिए बेटा? चेचक के लिए। अब अगर बात आएगी कि भैया विकसित कौन किया था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को विकसित किया था 1796 में। कब विकसित किया था? 1796 में। यह टीका भारत पहली बार कब आया था? 1802 में। 1802 में यह टीका भारत आया और यह टीका विकसित कब हुआ? 1796, एडवर्ड जेनर। अगला है, भारत द्वारा पोखरण में पहला। अब पोखरण में 2 बार परमाणु विस्फोट चेक हुआ, परमाणु विस्फोट किया गया, पहला और दूसरा। तो पहला कब किया गया? दूसरा कहा है कि पहला परमाणु परीक्षण, वहां पे 2 परीक्षण हुआ है, 94 में, 84 में, 74 में, 64 में। तो बेटा जो पहला हुआ है वो हुआ है 1974 में। और जो वहां पे जो ऑपरेशन चल रहा था उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग, जो पहला पोखरण परमाणु परीक्षण था उसका ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और उसके वैज्ञानिक थे राजा रमन्ना। राजा रमन्ना इसके वैज्ञानिक थे। कौन थे बेटा? राजा रमन्ना। लेकिन इसके बाद दूसरा जब प्रयोग किया गया जो सफल हुआ भारत में, वो कब किया गया? मई 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। कब किया गया? 98 में। इसका जो नाम था वो था ऑपरेशन शक्ति। इसका क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। और इसके जो वैज्ञानिक थे वे थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम थे। और पहले की राजा रमन्ना हो जाएंगे, ठीक। यहां पे तुम उत्तर टिक करोगे 1974। 1974। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे, भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक। अब यहाँ पे नई दिल्ली दिया है, प्रयाग दिया है, हाजीपुर दिया है, गोरखपुर दिया है। प्रयागराज यूपी में है, गोरखपुर यूपी में है, हाजीपुर बिहार में है, नई दिल्ली तो पता है। तो जो उत्तर रेलवे है, उत्तर रेलवे, ठीक है, जो लखनऊ से आता है, नॉर्थर्न रेलवे, ये बेटा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बेटा प्रयागराज में है, उत्तर मध्य रेलवे का। हाजीपुर में आपका कौन सा हो जाएगा? पूर्व मध्य रेलवे।
पूर्व मध्य रेलवे। पूछा क्या है? उत्तर पूर्वी, बचा कौन? गोरखपुर। उत्तर पूर्वी का कौन हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। टिक करके तुम आगे बढ़ जाओ सीधा। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 30 अगस्त, 12 अगस्त या 25 अगस्त? तो बेटा 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि एशियाई हाथियों के मरने से उनको जागरूकता फैलाने के लिए 12 अगस्त को क्या मनाया जाने लगा? विश्व हाथी दिवस मनाया जाने लगा। और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है बेटा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 के बजट में आम बजट के साथ रेल बजट, ये बेटा हर सेट में प्रश्न था, ये रेल बजट की विलय की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश की थी। पहले सेट में बताया था कि भैया नीति आयोग के किसने किया था? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे इसको किया गया। किस समिति की सिफारिश पे? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे 2017 में दोनों को विलय कर दिया गया। अगला प्रश्न है, समय डॉट 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 समय के सापेक्ष में किसी वस्तु के स्थान या स्थिति का परिवर्तन। समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु का स्थान या परिवर्तन होता है तो गति कहते हैं। क्या कहा जाएगा? गति लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? गति लिखा जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है, चुंबी घाटी भारत, चीन और भूटान के बीच एक त्रिसंगम है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? भारत, भूटान और चीन के सीमा पर स्थित कौन सी घाटी? चुंबी घाटी। यह एक बहुत विवादित घाटी अपने भारत और चीन के बीच में रहती है। किसकी जयंती को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी को पता है, महात्मा गांधी। बेटा महात्मा गांधी की जयंती को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, गोल किसकी आत्मकथा है? बच्चे को पता है कि गोल ध्यानचंद की आत्मकथा है। जैसे मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी हो जाएगी? रेस ऑफ माई लाइफ। रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। और सानिया मिर्जा की हो जाएगी एज अगेंस्ट ऑड्स, एज अगेंस्ट ऑड्स हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है हरित लवक। महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? हरित लवक, जिससे वो क्या करेगा? पत्तियों में हरापन रहेगा धूप लगने के बाद। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? एक छोटे से बच्चे को पता है, कंपटीशन में आने वाले को, मेरठ से। मेरठ से। यहीं पे तुमसे पूछेगा कि बैरकपुर कहाँ है? बैरकपुर कहाँ है? तो बेटा बैरकपुर, लोग 99% पढ़ने वाले बच्चे बैरकपुर को मेरठ टिक मारते हैं, मेरठ से मेरठ नहीं। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर। बैरकपुर छावनी कहाँ, जहां से विद्रोह शुरुआत हुई? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम जीएसटी परिषद का बैठक आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जीएसटी परिषद के बैठक की आयोजन कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में। बेटा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। रुपे एक डाट का एक उत्पाद है बेटा। रुपे जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जैसे तुम मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड का प्रयोग करते हो, उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का एक कार्ड है रुपे, भारतीय कार्ड है जिसका एटीएम की तरह इसका भी प्रयोग किया जाता है, जिसका उत्पादन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया है। अगला क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का घनत्व इनमें सबसे कम था बेटा 17, कि मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग निवास कर रहे हैं? 17 लोग निवास कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? 1106 बिहार का सबसे ज्यादा है। मेघालय का बहुत ज्यादा नहीं है, मेघालय का 132 है। और गुजरात का कितना हो जाएगा? 308 हो जाएगा। सबसे कम किसका था? अरुणाचल का। सबसे ज्यादा पूछता तो किसका हो जाता? बिहार का हो जाता। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग इज द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के क्या हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे बेटा। अगला प्रश्न है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? सन 2015 में किशोर न्याय अधिनियम पारित किया गया था बेटा।
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में। कितने तारीख को? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था भैया। अगला है मृत्यु दंड को क्षमा कर सकने वाला एकमात्र अधिकारी राष्ट्रपति। मृत्यु दंड कौन रोक सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। अगर पढ़े हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति मृत्यु दंड को रोक सकता है? कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पे स्थित है? मनीला में, बीजिंग में, शंघाई में या होची मिन्ह में? तो बेटा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग, शंघाई में नहीं, चीन के बीजिंग में स्थित है। कहां स्थित हो जाएगा? चीन के बीजिंग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्ण महासागरीय जलधारा का उदाहरण है? बेंगुला तो बेटा ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया भी ठंडी जलधारा है, फ्लोरिडा क्या है? फ्लोरिडा जलधारा किसका उदाहरण है? गर्म जलधारा का उदाहरण हो जाएगा। अगला और इस सेट का अंतिम प्रश्न है ब्रिक्स देशों द्वारा विकसित बहुपक्षीय बैंक का नाम क्या है? ब्रिक्स देशों द्वारा विकसित बहुपक्षीय बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बैंक का है। कौन सा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई तीसरा सेट हमारा समाप्त हुआ और आपको धीरे धीरे आपको ऑफलाइन और ऑफलाइन जीएस की क्लास 4 मार्च से मिल जाएगी और आपको फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे भी 1-2 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी तैयार रहें। धन्यवाद।